सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। आप सभी जानते हैं कि अभी हम एक पीवाईक्यू की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू जो पिछले यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं, हम उनका जो है उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यदि हम उसको रियल मेंस में आंसर में लिखते तो क्या हम उसका आंसर लिख पाते। तो चलिए आज जैसे हम करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ज्योग्राफी का जो एक यूपीएससी में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने जो 2021 में पूछा था 150 वर्ड्स में, और पहले भी मैं आपको बता जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे 150 वर्ड के जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल इजी होते हैं करने के लिए, और उनको हम हेडिंग और जो है एग्जाम्पल बेस पर ही जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास लिखने के लिए वर्ड नहीं होते और हमें इंफॉर्मेशन पूरी देनी होती है। तो हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसको पॉइंट पे लेके जाएं और उसका एक एग्जाम्पल दें और आगे बढ़ें। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2021 का है, 150 वर्ड्स में है, 10 मार्कर, और ज्योग्राफी से रिलेट क्वेश्चन करता है। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमी से मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमी को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। कैसे किया गया है? वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक कारक के आधार पर जो है इसको एक आर्थिक स्थिति से कनेक्ट किया गया है। अब हम उसको देखेंगे कि हम इसका उत्तर जो है क्या लिखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो 150 वर्ड्स में लिखने के लिए यूपीएससी में हमें 2 पेज ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से जो है अपने आंसर को लिखना है, जिससे हम अपने उत्तर के जो है संदर्भ को पूर्ण कर सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि 2 बार हमें क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है। पहली बार में आप ऐसे जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड टाइम में आपको किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, जिससे आप क्वेश्चन की डिमांड का सप्लाई दे सकें। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद गोंडवाना लैंड जो है उसके गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग, क्या कह रहा है वो, भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, विवेचना कीजिए। ये है जो हमने जो क्वेश्चन पूछा है कि आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया है, जो अपना इंडिया है ये, तो इसका जो पार्ट है ना, हम गोंडवाना लैंड के जो है एक हिस्सा है। तो वो यही पूछना चाह रहा है अपन से कि गोंडवाना लैंड के हिस्सा होने के बावजूद भी जो भारत का जो खनन उद्योग है वो जीडीपी में अपना कम योगदान दे रहा है। इसका क्या कारण है हमें वो बताना है 150 शब्दों में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो है इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन हम क्या देंगे इसमें। सबसे पहले हम उन चीज़ों को बताएंगे कि उसमें कितना जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इसमें क्या क्या है। उसके बाद जो है जो खनन उद्योग है वो जीडीपी में जो है कितना योगदान दे रहा है और इसके पीछे कम योगदान देने के क्या कारण है। चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और खनिज संसाधनों में अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइड, जस्ता, तांबा, हीरा इत्यादि का विशाल भंडार है ये। ठीक है, इसके बावजूद खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान अपेक्षाकृत कम है। जितना होना चाहिए, इतना समृद्ध होने के बावजूद वो जो है कितना है, लगभग 2.5 से 3% है वो।
मतलब लगभग 2.5 से 3% है। इसके पीछे कई कारण है। अब आ रहे हैं हम अपनी आंसर की मेन बॉडी पे। ये था का हमारा इंट्रो था ये, ठीक है। चलिए, इसके पीछे जो कारण है, इसके अब जैसे हम कारण हेडिंग डालेंगे, ठीक है। कारण अविकसित संरचना। देखो, उसको लिखने का कोई बिल्कुल सिंपल फंडा यही है कि इसको आप पॉइंट वाइज लिखिए और जो है उसमें एग्जाम्पल जो है डालते चलिए, आपका आंसर आगे बढ़ता चलिए। यदि आप उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप जो है जो आपको 2 पेज दिए गए हैं यूपीएससी में, उन पेजेस में आप कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है डंप कर दोगे और आपका इससे टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। अविकसित संरचना, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम? खनन क्षेत्रों में परिवहन, बिजली और लॉजिस्टिक की क्या है, कमी है। तो ये काय में आता है? अविकसित संरचना में आता है। दूसरा है कानून और नियामक जटिलताएं। कानून और नियामक जटिलताएं, जैसे भूमि के अधिग्रहण में समय लगता है, पर्यावरण मंजूरी में जो इंट्रा जो हमारी मिनिस्ट्रीज रहती हैं उनमें जो है एक संतुलन नहीं बन पाता है स्वीकृति के ऊपर। और उसके बाद आता है लाइसेंस की प्रक्रिया। और उसके बाद देखते हैं अनुचित प्रौद्योगिकी, आधुनिक दक्ष मशीनरी का अभाव जिससे उत्पादन कम और लागत अधिक होती है। आधुनिक और दक्ष मशीनरी का जो है हमारे पास अभाव है, जिससे क्या उत्पादन कम और लागत अधिक होती है, ठीक है। ये चीजें देखी हमने। अब देखते हैं कि कृषि और पर्यावरणीय दबाव क्या है हम पे। तो फोर्थ में देखते हैं कि कई खनन क्षेत्र कृषि योग्य भूमि पर हैं, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में है, जैसे जहाँ पे जो अपने टाइगर रिजर्व हैं या नेशनल पार्क हैं, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ऐसी जगह पे जो है ये चीजें हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है, इन पे ये कृषि और पर्यावरणीय दबाव जो है इस पे रहता है, इस कारण से भी इसका योगदान कम है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है अवैध खनन और भू राजस्व की कमी। अवैध खनन और भू राजस्व की कमी, जैसे पर्याप्त राजस्व नहीं है, मतलब फंड ही नहीं है हमारे पास कुछ काम करने के लिए। औपचारिक योगदान कम है, मतलब कि इसकी चोरी होती है, जैसे किसी अन्य चीजों की जो है एक, जैसे कहते हैं कि एक लीगल पे ना होके इलीगल काम होता है, अवैध खनन होता है इसका, चोरी चोरी से। अब बारी आती, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें जीडीपी में बहुत कम योगदान है, विवेचना कीजिए। विवेचना करने का मतलब ये है कि हमें उसके कारण बताने हैं कि किस कारण से जो है ये अपने जीडीपी में कम योगदान देता है। दूसरा, हमें जो है सुधार के उपाय बताने हैं जरूर से, क्योंकि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ समस्या बता पाएंगे तो फिर कुछ नहीं, आपको समस्या बता के उस समस्या का जो है जो सुधार बताना है, जिससे हम उस पे एक ऐसा लगेंगे कि आप हाँ समस्या को जान पा रहे हैं और उसका सुधार करने की जो है जो सुधार कर सकते हैं वो भी आप बता रहे हैं। नहीं तो समस्या तो हर कोई बता सकता है, उसका जो सॉल्यूशन क्या है वो एक सिविल सर्वेंट को देखना है। सबसे पहले आता है नियामक सुधार, जिसमें एमएमडीआर अमेंडमेंट, ओके, ई लाइसेंसिंग। सेकंड है अवसंरचना में विकास, जैसे खनन क्षेत्र में सड़क, बिजली और परिवहन की जो है हमें यहाँ पे सुविधा करनी है या फिर जो है डेवलपमेंट करना है यहाँ पे। सबसे और फिर आता है प्रौद्योगिकी उन्नयन, जो है हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को जो है अपनाना होगा जो आधुनिक हो, दक्ष हो, खनन मशीनरी जो आधुनिक दक्ष खनन मशीनरी का जो है हमें उपयोग करना होगा। उसके बाद आता है फोर्थ, सतत खनन और पर्यावरणीय संरक्षण। एक जो क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण और विकास एक साथ कैसे चलेंगे, पर्यावरण संरक्षण, तो हमें क्या करना है, उसके लिए पुनर्नवीनीकरण करना होगा, जल संरक्षण और भूमि पुनरुत्थान करना होगा। जैसे हम ये टुकड़ा इस टुकड़े के लिए खनन कर रहे हैं, तो यहाँ से जीव जंतुओं या अन्य कृषि के क्षेत्रों को जहाँ पे जो खनन की जो है प्रक्रिया नहीं हो सकती, वहां पे हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही सूझबूझ के साथ, ठीक है। फिफ्थ है डीएमएफ और राजस्व पुनर्निवेश। डीएमएफ और पुनर्राजस्व,
तो खनिज क्षेत्रों में निवेश और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाने होंगे, जिससे कि यहाँ पे हम राजस्व को, जो जैसे राजस्व के लिए पुनर्निवेश होगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारे कंक्लूजन पे। ठीक, हम यहाँ पे जो है अपना निष्कर्ष यहाँ से प्रारंभ करेंगे और निष्कर्ष भी कोशिश करेंगे कि छोटा हो। ठीक, भारत गोंडवाना का हिस्सा होते हुए भी भारतीय खनन उद्योग की क्षमता उसका वास्तविक योगदान नहीं दर्शाती। यह उद्योग रोजगार रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि संरचनात्मक और नीतिगत सुधार जो है किए जाएं। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करें इसको आप जो है ध्यान से देख पा रहे हैं और अपनी जो है हैबिट में लाइए आंसर राइटिंग को। आंसर राइटिंग जितनी आप ज्यादा करेंगे उससे जो है हमें फायदा होगा। ओके, चलिए, तो हमने जो एक क्वेश्चन और पीवाईक्यू का कर लिया। कोशिश करेंगे कि टॉपर्स कॉपी के द्वारा भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं और हम उनसे जो है अपना आंसर जो है मैच करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने जो है आंसर्स को उनके टॉपर्स के लेवल पे ले जाने में जो है कितना जो है मेहनत कर रहे हैं। चलिए, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।